तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th। और यहीं से हमारे एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है। तो कंटिन्यूटी जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आपके साथ एक चुड़ैल की तरह चिपकने वाला है लाइफ टाइम तक, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच में आप चले जाए, कहीं भी चले जाए जहां आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, वहां पर आपको कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं द मेंटर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक तो कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ने वाले हैं। देखें कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड क्या होगी इसकी और किस किस चीज़ों की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन की। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन की सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं, और इसी पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड में सबसे ज़रूरी चीज़ है 11th क्लास का चैप्टर लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स चैप्टर जो है वो हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए अगर हम कंटिन्यूटी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप लिमिट के बारे में पढ़ें, जो पहले आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। कुछ जो हम लोग यूज़ करेंगे उसका कुछ आइडिया लिमिट्स का मैं भी यहाँ दे दूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे पूरे चैप्टर के थ्रू आउट। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है पहले ये बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर मैं बात करूं रफली, तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसमें ब्रेक ना हो। अब फंक्शन से रिलेटेड क्या ऐसी चीज है जिसमें ब्रेक ना हो, तो वो है उसका ग्राफ। तो अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ में ब्रेक ना आता हो, और इसी चीज को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ को हम एक सिंगल स्ट्रोक में ड्रॉ कर सकते हो, मतलब बिना मार्कर उठाए मैं बोर्ड पर ड्रॉ कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं किसी फंक्शन f(x = x) की, तो इस फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा मैंने इस फंक्शन का ग्राफ जब बनाया एक सिंगल स्ट्रोक में ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है f(x = x) ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं f(x = sin x) की, f(x = sin x) अगर फंक्शन की मैं बात करता हूं और इसके ग्राफ की बात करूं, तो आप लोगों को जानते ही हैं कि sin x का ग्राफ हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो sin x का ग्राफ हमें मिलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस पूरे ग्राफ को आपने देखा मैंने एक सिंगल स्ट्रोक में ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और अगर बात करें, अगर हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें f(x) कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरीके से हमें मिला, तो आप लोग देख सकते हैं इस ग्राफ के कर्व में यहाँ पर एक ब्रेक है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है,
तो जैसा कि हम लोग जानते ही है, हर किसी फंक्शन का ग्राफ हम लोग सिंपली ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम के चलते मैथमेटिक्स को हम लोग यूज करते हैं कि ऐसी कोई मैथमेटिकल कंडीशन बन जाए जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर पाए कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। और यहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स की हेल्प से हम लोग डिफाइन करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस को, और यही सारी चीजें हम लोग करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो ये था बैकग्राउंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अगली चीज, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो उससे पहले अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो फिर शुरू करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट से। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, continuity of a function at a point। ठीक है, तो बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट के बारे में। क्या मतलब होता है इस चीज का? ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन है f फ्रॉम सेट a टू b, मतलब कि उसका डोमेन a है, कोडोमेन b है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम उसके डोमेन के किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? अगर उस फंक्शन की लिमिट जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर, और उस फंक्शन की उसी पॉइंट पर वैल्यू दोनों क्या हो? इक्वल हो। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, इफ f फ्रॉम a टू b इज ए फंक्शन, ठीक है, ये कोई भी फंक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, देन f इज कंटिन्यूअस एट सम a belonging to a if and only if limit x tending to a f of x is equals to क्या है? f of a है। इसका मतलब अगर फंक्शन की जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट पर लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों कोइंसाइड कर जाती है, दोनों इक्वल आ जाती हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके और भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? देखो, 11th क्लास में हम लोगों ने एक चीज और सीखी है कि अगर हम किसी फंक्शन f(x) की किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर लिमिट की बात करते हैं, तो ये लिमिट सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब इस वाले फंक्शन की इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट क्या हो? सेम हो। इसका मतलब ये वाली लिमिट सिर्फ एग्जिस्ट ही तब करती थी अगर क्या हो कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x, दोनों क्या हो? इक्वल हो। और इस चीज को, इस वाले सिंबल को तो हम लोग बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते थे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और इनकी अपनी खुद की भी डेफिनेशन होती थी। जैसे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखते थे कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। और अगर RHL की बात करते थे तो उसको हम लोग लिखते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। इसको हम बोलते थे LHL, इसको बोलते थे RHL। ठीक है, और ये लिमिट के फॉर्मूले कब होते थे? अगर हम इनको इवेल्युएट कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब अगर मैं फंक्शन f की x इक्वल टू a पर लिमिट चेक कर रहा हूं तो LHL को हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, और RHL को हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि ये जो लिमिट वाला कंसेप्ट है ना, लिमिट की एग्जिस्टेंस वाला कि LHL और RHL इक्वल होने चाहिए, इसको भी इस वाले लिमिट के साथ जोड़ देते हैं। तो जो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट की बात है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। किस तरीके से मॉडिफाई होती है वो देख लेते हैं। देखो, इसी चीज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले फंक्शन की, ठीक है, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a इफ एंड ओनली इफ RHL, ठीक है,
और LHL और f ऑफ a, ये तीनों इक्वल हों, और ये वाला जो है RHL वो होना चाहिए x इक्वल टू a पर, और LHL भी क्या होना चाहिए, x इक्वल टू a पर। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन f है वो x इक्वल टू a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इस कंटिन्यूटी में थोड़ा सा क्या है, एक छोटा सा लॉजिक है, वो हमें समझना पड़ेगा। क्या है, देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की, है ना, तो देखो कि नोट करके डालते हैं। ठीक है, कि देखो अगर हम बात कर रहे हैं f टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, फंक्शन है उसके x इक्वल टू a पर हम लोग कंटिन्यूअस होने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि f उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, देन f मस्ट बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट, डिफाइंड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर फंक्शन, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की बात कर रहे हैं, तो वो वाला फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए। पहली बात तो यही है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही यही है। अगर उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है, बाई चांस कभी कभी होता क्या है कि बच्चे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं कि भाई सपोज करो RHL उन्होंने कैलकुलेट किया, वो आ गया इन्फिनिटी, और इसी तरीके से उन्होंने LHL भी कैलकुलेट किया और LHL भी आ गया इन्फिनिटी, तो बच्चे सोचते हैं LHL और RHL तो इक्वल आ गए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर RHL और LHL में से कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, चाहे दोनों ही इन्फिनिटी आ जाए उस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस चीज को भी हम लिख लेते हैं क्या, कि अगर LHL या फिर RHL दोनों में से कोई भी एक या दोनों लिखेंगे comes out to be zero, sorry infinity, comes out to be infinity, then we say that this limit doesn't exist, this limit doesn't exist। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये वाली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ना कि ऐसा कि दोनों इन्फिनिटी आ गए, दोनों इक्वल हो गई, हाँ भाई लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, तो इतना लिखें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी जानेंगे, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर कोई फंक्शन है f जिसका डोमेन a है, कोडोमेन b है, और हम बोलते हैं कि डोमेन के किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब यह है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इससे यह समझ आया कि अगर कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। या फिर हम ये चेक करें कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चली कि अगर क्या है f किसी पॉइंट पर f इज डिसकंटिन्यूअस at x is equals to a if and only if f is not continuous at x is equals to a। मतलब अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर वो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि अगर f हमारा किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था कि RHL जो है, ठीक है, राइट हैंडेड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों क्या होने चाहिए थे, इक्वल। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम बोलते थे फंक्शन उस पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से कोई से दो तो ऐसे हैं जो इक्वल नहीं है, मतलब तीनों ये वैल्यूज जो हैं इक्वल है नहीं है,
क्योंकि अगर इक्वल होती तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। तो ये सब कुछ हो सकता है दो पॉसिबल केसेस में। किस तरीके से कि अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो डिसकंटिन्यूटी दो केसेस में हो सकती है। किस तरीके से देखें जरा, देखो भाई, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि भाई हमारे पास ऐसा कुछ बन जाए जिसमें RHL और LHL ये दोनों तो इक्वल हो जाए, लेकिन f ऑफ a इनके इक्वल ना आए। तो एक कंडीशन तो हमारी ये बन सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि भाई ये जो LHL है ना और ये जो RHL है ये दोनों ही आपस में इक्वल ना है, ठीक है। दोनों ही केसेस में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि देखो RHL LHL तो इक्वल है लेकिन f ऑफ a इनके इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए तो तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, क्योंकि यहां पर देखो LHL और RHL ही आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहां पर ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसका हम नाम देते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवल क्यों बोला, देखो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इसे इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं फंक्शन को रीडिफाइन करके, ठीक है। इसका मतलब अगर x इक्वल टू a पर इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आती है तो हम फंक्शन को फिर से रीडिफाइन करके उसे कंटिन्यूअस बना सकते हैं। किस तरीके से करते हैं वो सब कुछ देखेंगे आगे, ठीक है। अभी सिर्फ इनका फॉर्मल डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम बोलते हैं नॉन रिमूवल। मतलब अगर इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर आ गई तो वो वहां पर परमानेंट रहने वाली है, वहां पर हम कुछ भी करके उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है भाई। अब देखो ये जो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना इसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो होता है फर्स्ट काइंड और एक पार्ट होता है सेकंड काइंड, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो नॉन रिमूवल वाली है इसको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो देखें। देखो ये LHL और RHL इक्वल नहीं है, ये दो केसेस पॉसिबल है। कौन कौन से दो केसेस पॉसिबल हैं, एक तो देखो ये कि ये दोनों ही फाइनाइट हो, ठीक है। LHL और RHL हम दोनों ही कैलकुलेट कर ले, फाइनाइट नंबर आए तब इक्वल ना हो। और एक दूसरा ये हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये इंफिनिटी आ गई या ये इंफिनिटी आ गई तब भी हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के बेसिस पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या बोला मैंने, पहला केस कि जहां पर LHL, ठीक है, और RHL दोनों के दोनों फाइनाइट हूं। फाइनाइट हो इसका मतलब एग्जिस्ट करते हूं, बट दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल ना हो। RHL और LHL दोनों आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोलते हैं इसको हम, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। लिख देते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, दूसरी चीज क्या बताई थी कि अगर ऐसा हो कि इन दोनों में से कोई भी एक इंफिनिटी आ जाए तो उस केस में क्या लिखते हैं हम कि अगर LHL, ठीक है, या फिर RHL दोनों में से कोई एक या फिर बोथ, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट या फिर डजंट एग्जिस्ट लिख देते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, डू नॉट एग्जिस्ट, तो उस वाले केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। तो हम इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो ये सब कुछ है डिसकंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट के बारे में।
तो आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से है। देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें फंक्शन जो हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए हमें चेक करनी है। तो सबसे पहली चीज कंटिन्यूटी में मैंने क्या बताई थी कि अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो, डिफाइन हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिफाइन है कि नहीं। देखो किस तरीके से देखेंगे, अगर मैं x इक्वल टू 0 इस फंक्शन में रखना चाहूं तो सिंपली 0 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, मतलब इसमें इंफिनिटी जैसा कुछ इन्वॉल्व नहीं होने वाला। इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफाइंड है। तो हम लिखेंगे क्या, देखो सॉल्यूशन अगर हम लोग देखना चाहें क्या लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे किस तरीके से वो देख लेते हैं। देखो, जिस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखाई थी किसी पॉइंट x इक्वल टू a के लिए, तो उसी फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हुए चलेंगे। तो उस वे में हम लोग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे उस पॉइंट को हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, x इक्वल टू a। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि भाई x इज इक्वल टू a जो पॉइंट था वहां पर a इक्वल टू कितना है, 0। मतलब जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उसे हम क्या करेंगे, a सपोज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो भाई लिमिट x टेंडिंग टू a की मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a मीन्स 0 और एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो 0 को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 3 मतलब हमें मिलेगा 3। तो हमें ये मिला कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x कितना आ गया, 3 आ गया भाई। इसी तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं f ऑफ a, तो f ऑफ a का मतलब हो जाएगा f ऑफ 0। इसका मतलब फंक्शन f की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। अब ये इवेलुएट करने के लिए हम करेंगे क्या कि एफ एक्स जो हमारे पास है ना, उस पूरे फंक्शन में हम x के जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहां करूं 0 तो 0 स्क्वायर प्लस 3 मतलब ये आएगा 3। इसका मतलब हमने ये देखा कि ये वाली जो लिमिट थी, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x, ये किसके इक्वल आई, एफ ऑफ a के इक्वल आई। और यही चीज हमने क्या देखी थी, फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन यहां पर गिवन है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब तो ये हो गया भाई, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इस वाले पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और x इक्वल टू a का मतलब 0, तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। देखो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे टाइप का फंक्शन कंसीडर करते हैं। क्या है, देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, एक फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू x plus 2 if x is less than or equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1 at x is equals to 1। तो x इक्वल टू 1 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए हम देखो करेंगे क्या,
सबसे पहली चीज मैंने अभी बताया था, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको हम सपोज करके चलेंगे वो पॉइंट ए है। तो सबसे पहली चीज मैं यही करूंगा, कंसीडर कर लूंगा कि a इज इक्वल्स टू 1 है मेरा, कि जिस पॉइंट पर मैं कंटिन्यूटी चेक करने वाला हूं उसको मैं मान लेता हूं a। ठीक है, अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे लिमिट की। ठीक है, तो लिमिट इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए एट x इक्वल टू 1 हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे LHL और RHL का। अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कहां पर हम लोग LHL यूज करेंगे, कहां पर RHL यू वाला यूज करेंगे और कहां पर सिंपली लिमिट वाला, जैसे यहां पर किया। देखो जितने भी सिंपल टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, जैसे ये है f(x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3), सिंपल सा फंक्शन है पॉलिनोमियल टाइप का, तो उस वहां पर तो हम लोग यूज करेंगे लिमिट डायरेक्टली। ठीक है, और जहां पर फंक्शन कैरेक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, LHL और RHL वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, फंक्शन लिखा हुआ है कैरेक्टराइज्ड फॉर्म में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, LHL और RHL वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो LHL हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आज की ही क्लास में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि LHL का 11th क्लास में जो हम फॉर्मूला यूज करते थे वो होता था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, अब बात आती है इस वैल्यू को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करें। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बस एक छोटी सी चीज हम लोगों ने ध्यान रखनी है कि यहां पर f के आर्ग्यूमेंट में, मतलब ब्रैकेट में जो कुछ भी है उस वाली वैल्यू को हम x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहां पर, fx की वैल्यू में। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो देखो, यहां पर है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो किस तरीके से करने वाले हैं, देखो फंक्शन जो हमें डिफाइन है वो है fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2, और ये जो दोनों वैल्यूज है ना वो कैरेक्टराइज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ x। अगर x 1 या 1 से छोटा है, x इज लेसर और इक्वल टू 1, उस वाले केस में हमें fx की वैल्यू लेनी है x प्लस 2। ठीक है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में हमें fx की वैल्यू लेनी है x माइनस 2। ठीक है, अब इस चीज का हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखो यहां पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना 1 माइनस h, अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये इस वाली रेंज में लाई करती है या इस वाली रेंज में। अब ये किस तरीके से देखेंगे, देखो यहां पर ये है 1 माइनस h और रेंज डिफाइन है, जैसे मैंने बताया कि जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 से लेसर है कि ग्रेटर है, तो हम देखेंगे 1 माइनस h जो है वो 1 से लेसर है कि ग्रेटर है। अब देखो 1 माइनस h है, 1 से हमने थोड़ा सा कुछ माइनस कर दिया, h का मतलब क्या है, समथिंग पॉजिटिव वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बहुत ही माइनर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखो 1 से माइनस h करना है, मतलब 1 से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, इसका मतलब जो क्वांटिटी मिलने वाली है 1 माइनस h दैट विल बी ए स्लाइटली लेसर देन 1, इसका मतलब सिंपली 1 से तो छोटी होगी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना 1 माइनस h दैट विल लाई इन द रेंज वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहां पर लाई करेगा। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें क्या लेनी है, x प्लस 2। ठीक है, तो हमें ये पता चला फंक्शन की वैल्यू हमें x प्लस 2 लेनी है फॉर द केस f ऑफ 1 माइनस h। और अभी मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि इस वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए हमें x के जगह पर जो भी यहां पर ब्रैकेट में है उस पूरे को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस h, तो हम इस पूरे 1 माइनस h को फंक्शन में x के जगह पर लिख देंगे। तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली, फंक्शन की वैल्यू मिली ये, यहां पर हम रखेंगे 1 माइनस h, तो ये हो गया 1 माइनस h प्लस 2, और लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी है 0, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब LHL जो हम लोगों ने कैलकुलेट की वो कितना आया 3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे RHL को।
ठीक है। तो RHL किस तरीके से करेंगे, देखो भाई, RHL का जो फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में वो था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, a मतलब क्या है 1, तो मैंने 1 प्लस h लिख दिया। अब इस 1 प्लस h को हम लिखने क्या वाले हैं, देखो फिर से देखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर से देखो ध्यान से, देखो f1 प्लस h की वैल्यू चाहिए, तो मैंने देखा 1 प्लस h यहां पर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, f(x) की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी, लेकिन ये वैल्यू डिपेंड करती है कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो x से लेसर है कि ग्रेटर है। ठीक है, ये हमें देखना है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 से लेसर है कि ग्रेटर है। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 प्लस h है, 1 में कोई वैल्यू हमने पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दी, इसका मतलब 1 में हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करी है, तो जो नंबर हमें मिलेगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा 1 प्लस h, दैट विल बी ए स्लाइटली लार्जर देन 1। इसका मतलब ये 1 प्लस h जो है वो क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है उस वाले केस में, उस वाली रेंज में लाई करेगा जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और वो आती है ये वाली, इसका मतलब ये यहां पर लाई करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू तो क्या है, x माइनस 2 है, लेकिन मैंने बताया अगर मुझे 1 प्लस h की वैल्यू चाहिए, f1 प्लस h की वैल्यू चाहिए, तो ब्रैकेट में जो कुछ भी है ना, जैसे यहाँ 1 प्लस h है, उसे मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x के जगह पर, तो मैं इसे पूरे को x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखो x के जगह 1 प्लस h रख देंगे, ठीक है, साथ में क्या है -2। ठीक, अगर मैं यहां इस लिमिट को इवेल्युएट करूं तो देखो h के जगह पर मुझे 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस 2, इसका मतलब -1। तो हमने ये देखा कि LHL तो आया भैया 3 और RHL हमारा कितना आया, -1। इसका मतलब ये LHL और RHL ही आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, और कंटिन्यूटी के लिए तो LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू वो तीनों ही कॉन्साइड करनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहां तो यही इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे, सिंपल से कंसेप्ट समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, बट बिफोर दैट आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। देखो क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में एक फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस 3, और हमसे बोला क्या है कि इस फंक्शन को हमें क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूअस होने का मतलब मैंने क्या बताया था, LHL, RHL और f ऑफ a तीनों वैल्यूज कॉन्साइड करनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे ये प्रूफ करना हो कि ये डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है, तो जो तीनों वैल्यूज हैं उन तीनों में कोई भी दो वैल्यूज कॉन्साइड ना करें, मतलब अनइक्वल आ जाए। किस तरीके से करेंगे, देखो जैसे कंटिन्यूअस वाले केस में करते हैं बिल्कुल सेम करना है, तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, LHL भी, RHL भी, f ऑफ a भी, बस वहां पर इन तीनों में से कोई भी दो अनइक्वल आ जाएंगी। किस तरीके से होगा देखते हैं जरा, देखो सॉल्यूशन। देखो जैसे मैंने पहले बताया था, जिस पॉइंट पर चेक करना है उसको मैं सपोज करता हूं हमेशा a, तो मैंने क्या किया भाई, कंसीडर कर लिया कि जो भी पॉइंट है वो क्या है, a इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके ऊपर फिर मैं डिफाइन करता हूं LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं डिफाइन करूं तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, और इस वैल्यू को मुझे लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और f ऑफ a माइनस h की वैल्यू हो जाएगी a मतलब 0 माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। अब इस फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए, है ना, f ऑफ माइनस h हमें चाहिए, एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे यहां पर मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, क्या मिस्टेक करते हैं, देखो h इक्वल टू 0, इसे h इक्वल टू 0 यहां रख देंगे, f ऑफ 0 हो गया, f ऑफ 0 मतलब x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1, ऐसा हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी भी जब हम ये वाली लिमिट इवेल्युएट कर रहे होते हैं, h के जगह पर जो भी वैल्यू है जिसको h टेंड कर रहा है
उसको बिना फंक्शन की वैल्यू रखे आर्ग्यूमेंट में कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करते। मतलब मैं h टेंडिंग टू 0 यहां पर h के जगह पर नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अभी तक मैंने फंक्शन की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, अगर यहां मैं डायरेक्टली करता हूं तो आर्ग्यूमेंट में सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेकिन जबकि हमें इसे फंक्शन की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो, मैंने क्या बताया था, h इज सम पॉजिटिव नंबर विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा होगा। ठीक है, यहां पर जो फंक्शन डिफाइन है, इस फंक्शन को इन्होंने कैरेक्टराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि अगर x नॉन जीरो है तो हम ये वाला फंक्शन का पार्ट यूज करेंगे, और अगर आर्ग्यूमेंट 0 है तो हम वैल्यू क्या लेंगे, 1। ठीक है, यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या है, -h। ऑब्वियस सी बात है, नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है इसका मतलब हमें पहला वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा। अगर पहला वाला पार्ट यूज करेंगे तो मैंने बताया है किस तरीके से करोगे, देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन को लिखेंगे लेकिन x के जगह पर यहां एंगल में या आर्ग्यूमेंट में जो कुछ भी है, आर्ग्यूमेंट में है -h तो हम -h को रख दिए यहां पर x के जगह पर, यहां बचा +3। अब देखो मैं फंक्शन की वैल्यू रख चुका हूं, तो अब यहां पर मैं h टेंडिंग टू 0 का यूज कर सकता हूं। देखो जैसे ही मैं h टेंडिंग टू 0 यूज करूंगा तो होगा क्या, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर +3, मतलब की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो इस वाले केस में मैंने LHL तो कैलकुलेट कर लिया, आया 3, लेकिन यहां पर मैं RHL कैलकुलेट नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा वो अभी पता चल जाएगा। देखो अगर मैं सीधे सिंपली f ऑफ a कैलकुलेट कर दूं तो मुझे मिलेगा f ऑफ 0, क्योंकि मैं 0 पर चेक कर रहा हूं, और यहां पर वैल्यू कितनी है, 1 है, तो f ऑफ a पर वैल्यू कितनी आई, 1। तो देखो LHL कितना आया, 3, f ऑफ a कितना आया हम लोगों के पास, 1, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए तो LHL, RHL और f ऑफ a तीनों इक्वल आने चाहिए थे, उन तीनों में से 2 अनइक्वल आ गए, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंस LHL और f ऑफ a दोनों ही अनइक्वल हैं, इसका मतलब जो फंक्शन हम ले रखे हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a मतलब 0, इसका मतलब फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये सब कुछ था बेसिक्स कंटिन्यूटी के बारे में और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बात की कंटिन्यूटी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, और डिसकंटिन्यूटी के भी टाइप्स हम लोगों ने देखे, डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी कुछ डिस्कस किया। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट के कुछ आगे के कंसेप्ट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।